नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की, और इलेक्शन टुडे में है कौन तपस्वी कौन राक्षस। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर थे तब तपस्या और तपस्वी की खूब चर्चा हुई, और अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो मध्य प्रदेश में तपस्वी और राक्षस की गूंज सुनाई दे रही है। इसकी शुरुआत खुद कांग्रेस ने की और बीजेपी ने भी इसे लपक लिया। जो तपस्या करता है वो इसलिए तपस्या नहीं, किसी कारण तपस्या नहीं करता है कि मैं वो चाहता हूं या वो चाहता हूं या वो चाहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूं तो राजनीति भी किसी तपस्या से कम नहीं है। शायद यही वजह है कि सियासतदान खुद को तपस्वी बताने से पीछे नहीं हटते। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने उनके लिए तपस्या बताया था, यानी वो इशारों में खुद को तपस्वी कह रहे थे। एमपी कांग्रेस भी राहुल गांधी की इस लाइन पर अब आगे बढ़ती दिख रही है। पूर्व मंत्री और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ समेत दिग्विजय सिंह को तपस्वी बताया कि आज अगर सिर्फ पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी हस्ती है जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया है, और वो त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। और राहुल जी की यात्रा भी उनकी तपस्या थी। जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी दिग्विजय सिंह जी ने तपस्या की थी, नर्मदा परिक्रमा की। पिछले 3 साल से कमलनाथ जी भी तपस्या कर रहे हैं। दिग्विजय और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को तपस्वी बताने के पीछे जयवर्धन सिंह की क्या मंशा है, ये तो वही जाने। लेकिन उनके बयान ने बीजेपी को फिर दिग्विजय सिंह को घेरने का मौका दे दिया है। जाहिर है कि बीजेपी के लिए दिग्विजय सिंह सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए बीजेपी ने भी बिना देर किए उनकी तुलना राक्षस से कर दी है। क्योंकि जयवर्धन जी के बारे में मैं कुछ कहूंगा तो थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, और ठीक है, पिता को तो तपस्वी कहना ही चाहिए, उनका हक है, अधिकार है। लोगों का जीना हराम करके चौतरफा देश में अलगाववाद, आतंकवाद को पनपा देना, संस्कृति और सभ्यता पर घात कराना, ये तपस्वी नहीं होते हैं। ये तपस्वियों की तपस्या भंग करने वाले और उनके यज्ञों को तोड़ने वाले राक्षसी प्रवृत्ति होते हैं। कुल मिलाकर एमपी की सियासत में अब तपस्वी और राक्षस की एंट्री हो गई है, और बयानों की इस बाजीगरी में यकीनन टारगेट 2023 के विधानसभा चुनाव ही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि तपस्वी और राक्षस जैसे बयान छवि बनाने और बिगाड़ने का एक पैंतरा है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे एमपी की सियासत में ऐसे बयान सुनने को और भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और तपस्वी और राक्षस के बाद अब बात करेंगे राजा बनाम महाराजा की। मध्य प्रदेश की सियासत में इस बार राजा महाराजा का विवाद थमेगा ये लगता नहीं है। जिस तरह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हमला कर रहे हैं वो तो यही इशारा करता है कि 2023 में राजा वर्सेस महाराजा ही रहने वाला है। महाराज भाजपा के वो भूखे शेर हैं जिनको भाजपा में नहीं गए तब तक वो भूखे शेर थे। जैसे ही भाजपा में मंत्री बने तो वो लग गए, और अब पूरे तरीके से भाजपा में आए हुए सिंधिया जी के मंत्री पहले तो भाजपा में ज्वाइन करने का पैसा लिया, और अब खुलेआम दलाली कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। सुना आपने क्या कह रहे हैं राजा महाराजा के लिए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आजकल जहां पहुंचते हैं उनके निशाने पर महाराजा आ ही जाते हैं। तो क्या वजह 2020 में हाथ से सत्ता जाना इसका कारण है, या राजा चाहते हैं कि 2023 तक इस मामले को गरमाते रहें? इसका खुलासा इन बयानों से होता है जो अलग अलग मंच पर पूर्व सीएम ने कहे हैं। 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए,
करोड़ रुपए लेके बिक गए। करोड़ रुपए ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं, अकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। दिग्विजय सिंह और सिंधिया का मामला राजनीति से हटकर राजसी सियासत का भी रहा है और बीजेपी को लगता है कि राजा को महाराजा का डर सता रहा है। महाराज भी बहुत सक्रिय हैं सर। नहीं, महाराज तो जब से नेता बने हैं तब से वो तो सक्रिय ही रहते हैं। चाहे कांग्रेस में रहे हैं तो सक्रिय होते थे, भारतीय जनता पार्टी में है तो सक्रिय है। वो तो दिग्विजय सिंह के लगातार निशाने पर महाराज। दिग्विजय सिंह महाराज को क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं। कांग्रेस के गतिविधियों से लगता है कि घबराहट है, छटपटाहट है। दिग्विजय सिंह जी बार बार माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर हमला करते हैं, तो इससे ये परिलक्षित होता है कि कहीं न कहीं सिंधिया जी के कारण कांग्रेस में बौखलाहट है, घबराहट है और इसके कारण उनको लगता है कि किसी भी तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाएं। वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेता हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस को उनसे बेचैनी होनी चाहिए और ये दिग्विजय सिंह जी के बयान से अपने आप परिलक्षित हो रहा है। प्रदेश में चुनाव करीब 6 महीने बाद होना है, लेकिन सियासी पारा अभी से चरम पर है। पर बड़ा सवाल यही कि राजा महाराजा की अदावत का किसको फायदा, किसको नुकसान। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोपों की बौछार दिख रही है। कथित घोटालों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने भी हैं और इतना ही नहीं, कथित चावल घोटाले पर शुरू हुई सियासी फाइट अब चैलेंज पर आ गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रमन सिंह के आरोपों पर उन्हें चैलेंज दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। रमन सिंह जी को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो इस्तीफा देंगे क्या, उनसे पूछिए यार। छत्तीसगढ़ में कथित चावल घोटाले को लेकर केंद्र ने जांच के लिए नई टीम बनाई तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रमन सिंह को चैलेंज दे दिया। जाहिर है रमन सिंह ने प्रदेश में कथित चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था। रमन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और ये मुद्दा विधानसभा में भी जमकर गूंजा था। लेकिन अब नई टीम बनने के बाद अमरजीत चैलेंज दे रहे हैं कि जांच में गड़बड़ी निकली तो वे इस्तीफा दे देंगे। रमन सिंह जी के जमाने में नान घोटाला होता था, 36,000 करोड़ का जो घोटाला आज भी जांच के दायरे में, केवल हाई कोर्ट के आदेश पर वो रुका हुआ है। अब पलट करके जो आरोप लगा रहे हैं चावल घोटाले के बाद, तो रमन सिंह जी को मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो इस्तीफा देंगे क्या, उनसे पूछिए यार। बीजेपी तो कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय पुल के चावल को बांटने में घोटाले के आरोप लगा रही है। ये आरोप भी कोई छोटा नहीं है। करीब 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप बीजेपी मढ़ रही है। हालांकि अमरजीत के चैलेंज पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। ये हमने प्रमाण सहित विधानसभा में प्रस्तुत किया था। 60,000 मीट्रिक टन चावल की आफा तर्फी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है, जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार हितग्राहियों के, गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं इससे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से खाद्य मंत्री के द्वारा चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि डॉक्टर साहब त्याग पत्र दे दे या मैं त्याग पत्र दूंगा, सवाल त्याग पत्र का नहीं है। ना मंत्री जी को त्याग पत्र देने की जरूरत है, ना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को त्याग पत्र देने की जरूरत है। मंत्री जी को जो विधानसभा में जो प्रश्न लगाए थे डॉक्टर साहब, जो प्रश्न मैंने लगाया था, जो प्रश्न डॉक्टर साहब रमन सिंह जी लगाए थे, उनके उत्तर को खुद मंत्री जी को देख लेना चाहिए। और मंत्री जी ने कहा कि अनियमितता हुई है। इस साल छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार और घोटाले के मुद्दों पर प्रदेश की सियासत तप रही है। ईडी, इनकम टैक्स के बाद केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने जांच के लिए टीम गठित की है जो कथित चावल घोटाले की जांच करेगी। हालांकि अमरजीत भगत के चैलेंज ने इस मुद्दे को और भी गर्मा दिया है।
और विधानसभा चुनाव तक कथित चावल घोटाले का मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। का स्वागत है। 23 की तकरार में अब बात दावेदारों की। विधानसभा चुनाव के दंगल में पहली लड़ाई विपक्ष से नहीं बल्कि अपनों में ही होने जा रही है। जबलपुर उत्तर मध्य सीट पर एक अनार 100 बीमार, यानी एक टिकट कई दावेदार की स्थिति बनती दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। जबलपुर उत्तर मध्य का चुनावी रण, नजदीक आ रहा चुनाव का क्षण। एक सीट, सामने आए कई दावेदार। विपक्ष से पहले होगी अपनों में तकरार। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा सीट, जबलपुर की हाई प्रोफाइल सीट चुनाव से पहले सुर्खियों में आ रही है, क्योंकि इस सीट पर एक नहीं कई दावेदार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ये दावेदार किसी एक पार्टी में नहीं बल्कि दोनों पार्टियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं। 15 साल तक सीट पर काबिज रहे शरद जैन भी एक बार फिर तैयारी में हैं। तो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल का नाम भी दौड़ में सबसे आगे है। जैन समाज में अच्छा वर्चस्व रखने वाले समाज सेवी संदीप जैन भी प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। तैयारियां जोर शोर से हैं और दावा यही है कि टिकट मिला तो एक बार फिर सीट बीजेपी के खाते में आएगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे 5 साल जो जनहितकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया गया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाकर जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। निश्चित रूप से यदि पार्टी टिकट देती है तो उसके परिणाम अच्छे होंगे और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की और संगठन की सेवा में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं जाकर पार्टी का यदि आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से जीतने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही सूरत हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम सौरभ नाटी शर्मा का है। 20 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे सौरभ संगठन में भी कई पदों पर रह चुके हैं। जनता के बीच भी छवि एक जुझारू नेता की है। हालांकि उत्तर मध्य विधानसभा में जैन मतदाता भी डिसाइडिंग फैक्टर में है, तो अनुराग गढ़वाल का नाम भी तेजी से चल रहा है। वहीं व्यापारी वर्ग में अच्छी पकड़ रखने वाले दिनेश यादव भी टिकट की चाह में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मानती है कि 15 साल की कमलनाथ सरकार के कामकाज और जनता के लिए कामों से एक बार फिर कांग्रेस की जीत होगी। 20 सालों से उत्तर मध्य में काम किया है, चाहे बिजली मुद्दे की बात हो, फिर सहारा के निवेशकों की बात हो, फिर चाहे जो 2-4 वहाँ पर गरीब बस्तियाँ आती है उन पे उनके सामाजिक उत्थान की बात हो, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर करी गई है। और इन काम को करते हुए 241 बूथों में इन मतदाताओं को मरने का काम किया है। निसंदेह अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो ये जो काम किया है गया है पिछले 2 दशकों से, उसका सुखद परिणाम रहेगा कि कांग्रेस वहाँ से जीतेगी। अब यहाँ का सियासी मिजाज भी समझ लेते हैं। 2,09,809 मतदाता वाली इस सीट पर ज्यादातर लोग व्यापारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा हैं। जातिगत समीकरण देखें तो 13% मतदाता एससी वर्ग से आते हैं। एससी वर्ग के कुल 25,800 मतदाता हैं। एसटी वर्ग के 2,073, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 55,000 है, तो 32,415 बनिया और 18,000 जैन समाज से आते हैं। और मुस्लिम वर्ग से 16,000 मतदाता आते हैं। जानकार और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार उत्तर मध्य सीट पर मुकाबला रोचक होगा। दावेदारों की संख्या देखते हुए पहले टिकट तय करना पड़ेगा, नहीं तो पार्टियों को नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। वहीं दावेदारों ने पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है और पार्टियां इस चुनौती से निपटने की रणनीति बनाने में जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उम्मीदवारों की सूची काफी लंबी है। कांग्रेस को ही लगता है कि इस बार शायद वो एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाएगी। हम प्रत्येक बूथ तक जाने की कोशिश हमारी है और आने वाले समय में हमारा पूरा ध्यान पूरी 8 विधानसभा में कि प्रत्येक मतदान केंद्र तक हमारा कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचे, हितग्राहियों तक पहुंचे, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और कोशिश यही है जहां कमियां हमको दिखेगी उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। बूथ स्तर पर हम लोगों की बैठकें चालू हैं। आम जनता के पास हमारे लोग ये बात बताने में सफल हैं कि पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी से आम जनता नाराज है और माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार जो आई थी 15 महीने की, उस 15 महीने में इतने काम हुए जितने कि 18 वर्षों में नहीं हुए। ये तो तय है कि मुकाबला रोचक होगा।
लेकिन टिकट वितरण से पहले भी पार्टियों के अंदर जमकर हलचल मचेगी, क्योंकि यहाँ एक अनार 100 बीमार की स्थितियां बनती नजर आ रही है, जो बताती है कि बेहतर रणनीति से टिकट नहीं बटा तो विपक्ष से ज्यादा मुकाबला अपनों से ही करना होगा। 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर के पूरे प्रदेश में जहां सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा जो हाई प्रोफाइल सीट कहलाती है, उधर पे भी जो है कैंडिडेट के नाम सामने आने लगे हैं। ऐसे में पार्टियों के लिए दिक्कत सामने ये आएगी कि एक अनार और 100 बीमार की स्थिति बनेगी। ऐसे में पार्टी के जो आला नेता हैं वो किस तरह से रूठों को मनाएंगे, जो नाराज हैं उनको साधेंगे, ये देखने लायक रहेगा, एक बड़ी चुनौती। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बोले तो नेताजी का। बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए मुरैना विधानसभा सीट से विधायक राकेश मावई से। राकेश मावई ने 2020 उपचुनाव में बीजेपी से लड़े रघुराज कंसाना को हराकर सीट पर कब्जा किया। रघुराज कंसाना 2018 में कांग्रेस से जीते थे, लेकिन 15 महीने बाद बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और जनता ने राकेश मावई को विधानसभा पहुंचा दिया। तो क्या है 2023 को लेकर रणनीति और किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी पार्टी, चलिए जानते हैं। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोले तो नेताजी में इस समय हमारे साथ विधानसभा मुरैना विधानसभा से कांग्रेस के विधायक राकेश मावई हैं और सीधे उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 2023 का चुनाव आने वाला है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? हमारा मुद्दा रहेगा महंगाई जो चरम सीमा पर है और बेरोजगारी। आज पूरे मध्य प्रदेश का युवा 31 लाख युवा विद काउंटिंग सहित बेरोजगार है। सरकार ने मांग करी है, सरकार ने कहा है कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार दें, लेकिन स्थायी नौकरी नहीं है उनको। आखिर 29 लाख युवा कहां जाएगा? ये तो रेस्ट्रिक्ट है और जो उसमें नहीं है उसका तो कोई गिनती नहीं है। हम इस मुद्दों को भी विधानसभा में उठाएंगे। एक मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा मुद्दा है। जब आप चुनाव लड़े थे आपने कहा मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलेगा। सरकार गिरने के बाद चुनाव हुआ था, उस समय कहा था कि अगर आप मुझे विधायक बनती हैं और मेरी सरकार बनती है तो मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। और आज हम वचनबद्ध हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में बनती है, मैं विधायक बनता हूं तो मुरैना में मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा, ये मैं बात करता हूं। भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, जो आपके सामने चुनाव हारे थे, उनका आरोप है कि सिर्फ गांव में काम हो रहा है, शहर खुदा पड़ा है, लोग परेशान हैं। देखिए, शहर में हमारी पार्टी का मेयर है। जैसा मैंने कहा, जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं और जहां जहां कांग्रेस के मेयर हैं, वहां सरकार से फंड रिलीज नहीं किया जाता। आप विधायक का, कांग्रेस का विधायक है या कांग्रेस का नेता, उसका काम नहीं करिए, लेकिन जनता को तो काम करिए। ये पक्षपात रवैया उनका है और फिर भी हम उस बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन पैसे के अभाव में के कारण जो हमने सपना देखा था कि हम नगर निगम को एक अच्छा दर्जा दिलाएंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और मैं समझता हूँ ईश्वर चाहेगा तो 6 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, 4.5 साल मिलेंगे, 4 साल मिलेंगे नगर निगम को, हम देखना इंदौर बना देंगे नगर निगम। 2023 के लिए कांग्रेस का कितना दावा है सरकार बनाने के लिए? 100% मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बना रही है और हम करीब 140 और 45 सीट लेके जा रहे हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से 28 सीट हम लेके जा रहे हैं, ये हमारा दावा है। बिल्कुल, तो ये कांग्रेस विधायक राकेश मावई जिनका एक बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि चंबल संभाग की जो जितनी भी सीटें हैं, 34 सीटों में से ज्यादा सीट कांग्रेस के खाते में आने वाली है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब चुनावी जायका भी ले लेते हैं। जगदलपुर में इन दिनों गर्मी बढ़ने लगी है तो जनता भी आइसक्रीम पार्लर पहुंचकर कोल्ड ड्रिंक्स और कुल्फी का जायका ले रही है। तो हमने भी उनके साथ ले लिया जायका चुनाव का। नमस्कार, बंसल न्यूज की टीम आज चुनावी जायके का अंदाजा लगाने बजाज फालूदा में पहुंची है। मैं आपको बता दूं, दिन भर की चिलचिलाती गर्मी के बाद ये वो शॉप है जहां लोग शाम को आते हैं और अपनी जो दिन भर की गर्मी है उससे निजात पाने के लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम का सेवन करते हैं।
आने वाले समय में इलेक्शन होने हैं, तो आप इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं? आइसक्रीम के जायके के साथ जरा इसको समझाने की। सर, आइसक्रीम का स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां तक इलेक्शन की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी की सरकार और गवर्नेंस की बात अगर किया जाए तो छत्तीसगढ़ में यदि निष्पक्ष बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है अभी तक छत्तीसगढ़ के पब्लिक में आया नहीं है। तो अभी तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, कह सकते हैं काका का करिश्मा इस चुनाव में भी बरकरार रह सकता है। बीजेपी जो है वो मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही, आप भी ऐसा समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जगदलपुर का निवासी हूं और मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो विकास हुए हैं वो पिछले विधायक के समय ही ना पूरे धरातल पे आ गए थे, जो कि आचार संहिता लगने के कारण काम नहीं हो पाए थे। अभी जितने काम हुए हैं पूर्व सरकार की देन है, एक भी काम विधायक के द्वारा या भूपेश बघेल के द्वारा नहीं की गई, और जो काम किया गया वो सिर्फ नाम बदलने का काम किया गया है। मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया और बस्तर हाई स्कूल का नाम बदला गया, सिर्फ नाम बदलने की सरकार है ये। चुनावी जो गर्मी है अभी माहौल में, उसको कैसे ठंडा किया जाए? चुनावी गर्मी लगभग 5-7 महीना है और निसंदेह बात करें अभी की वर्तमान की सरकार और पूर्व की सरकार के कुछ छोड़े हुए कार्य अभी तक बरकरार हैं और जो कुछ नई सरकार ने काम किया उसमें भी एक तरह से पॉलिश वाला कार्य किया गया है। किस टाइप की चीजें हैं जो आपको आकर्षित करेंगी जिसके बाद आप अपना वोट कास्ट करोगे? मेरा फर्स्ट टाइम मतदान है तो इसलिए मैं सबसे पहले घोषणा पत्र देखूंगी किसने क्या काम किया है। एंड यहाँ पे बेरोजगारी का बहुत तकलीफ है, इतने सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़े लिखे उसके बाद भी बेरोजगार है, जिसे जॉब नहीं मिल पा रही है। आपको लगता है सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया है, लेकिन बहुत कम है। फिर भी आज भी बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में जो हॉट टॉपिक है वो क्या है? लोग आते हैं, फालूदा चुस्की वगैरह खाने आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, कुछ बीजेपी के आते हैं, कुछ कांग्रेस के आते हैं। हर पार्टी के बारे में चर्चा होती है। जब बात गरम वगैरह होती है तो मैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे के उसे शांत कर देती। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और इसी के साथ 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।